सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहती हूँ। नाज़रीन, आज जो सूरत हाल है वो ये है, कहने 249 जिस पर आज रिकाउंटिंग हो रही है और ये जो फैसला किया गया था इलेक्शन कमीशन ने, ये नून लीग के मिफ्ता इस्माइल की दरख्वास्त पर किया था, लेकिन आज खुद मिफ्ता इस्माइल ने ही इसको बाइकआउट कर दिया और उन्होंने कहा कि जब बैग्स लाए गए तो वो बैग खुले हुए थे, हमें रिकॉर्ड नहीं दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने किसी किस्म का रिकॉर्ड देने से मना कर दिया और ये कहा कि अगर आपको बैठना है तो मुस्तरशुदा वोटों की हम रिकाउंटिंग कर रहे हैं और आप बैठें और रिकाउंटिंग करें। लेकिन ना सिर्फ नून लीग बल्कि खुद पीटीआई ने भी और दीगर जमातें, इसमें एमक्यू और पीएसपी शामिल हैं, उन्होंने ही बाइकआउट का ऐलान किया। तो ये थी सूरत हाल, लेकिन गिनती अभी भी जारी है। लेकिन ये सुबह से ही हमने देखा कि सुस्त रवि का शिकार रही रिकाउंटिंग का जो अमल था और अभी तक ये अमल मुकम्मल नहीं किया जा सका। ये अमल कब मुकम्मल किया जाएगा, क्या सूरत हाल है? ज़ाहिर तहफ़्फ़ुज़ात हैं तमाम पार्टीज़ के इस पर, तो होने क्या जा रहा है 249 में। ज़रा पहले डिटेल डिस्कशन की तरफ आएंगे। राव अफनान हमारे साथ मौजूद है, हमारे नुमाइंदे। राव, सुबह से ही ये सुस्त रवि का शिकार था सारा प्रोसीजर, अभी कहाँ तक पहुँचा है? कितने पोलिंग स्टेशंस की रिकाउंटिंग अब तक हो चुकी है और क्या देख रहे हैं आप? क्या लग रहा है कि नतीजा कब तक आ जाएगा, कब तक रिकाउंटिंग कंप्लीट होगी? जी सुमैया, मुझे लग रहा है कि ये रिकाउंटिंग का अमल जो है वो 2 रोज़ कम से कम जो है वो जारी रहेगा। वजह यह है कि अब तक सिर्फ 23 पोलिंग स्टेशन की वो रिकाउंटिंग की जा चुकी है। 23 पोलिंग स्टेशन के नतीजे हैं कि 75 वोट मुस्तरद हो चुके हैं, जिसमें से 25 वोट जो हैं वो कादिर खान मंदुखेल के हैं, जबकि 23 वोट हैं वो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल के हैं, जबकि 27 वोट जो हैं वो पीटीआई के उम्मीदवार अमजद इकबाल आफरीदी के हैं। तो सियासी जमातों के जो खदशात थे कि उनके वोट बढ़ने चाहिए, लेकिन इधर नजर आ रहा है कि तमाम जो सियासी जमातों के उम्मीदवार हैं उनके वोट मुस्तरद हो रहे हैं और मजमूई तादाद जो है वोटों की वो 75 हो चुकी है। तो सिर्फ 23 पोलिंग स्टेशन में जो वोट मुस्तरद हुए उनकी तादाद 75 है, जबकि कुल जो है वो 276 पोलिंग स्टेशन है। 72,000 टोटल जो है वो वोट कास्ट हुआ था। टर्न आउट जो है वो 21.64% था। अब देखना है कि जब ये 276 पोलिंग स्टेशन की जब रिकाउंटिंग का अमल जब मुकम्मल होगा तब वोट मुस्तरद की तादाद कितनी होगी। जबकि फॉर्म 47 की बात की जाए तो उसके मुताबिक 731 वोट मुस्तरद थे, उनके अंदर अगर 75 का इजाफा कर दिया जाए तो मुस्तरद वोटों की तादाद 800 से ज़ायद हो चुकी है। डिफरेंस की बात की जाए तो वो 600 का डिफरेंस था, मुस्तरद वोटों की तादाद ज़्यादा नज़र आती है। ये रिकाउंटिंग का पूरा अमल जो है पूरा प्रोसेस मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल की दरख्वास्त पे हुआ था। 30 अप्रैल को उन्होंने दरख्वास्त जमा कराई थी कि धांधली हुई है, रिकाउंटिंग की जाए। लेकिन जब आज रिकाउंटिंग का अमल जारी था, जैसे रिकाउंटिंग का अमल शुरू हुआ तो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल, पीएसपी के उम्मीदवार की जानिब से सैयद हफीज़ जो शरीक थे, पीटीआई के उम्मीदवार अमजद इकबाल आफरीदी और एमक्यूएम के पाकिस्तान के उम्मीदवार मुरसलीन ने ये खदशात का इजहार किया कि जो बैलेट जो पेपर है, थैला है, उस पर सील नहीं लगी हुई है और इस हवाले से उन्होंने कहा कि हमें फॉर्म 46 दिया जाए और उन्होंने फॉर्म 46 देने से इनकार किया। ये तमाम सियासी जमातों के उम्मीदवारों का दावा है कि आरओ ने देने से मना किया। उन्होंने फिर कहा कि जो गैर इस्तेमाल शुदा जो बैलेट पेपर हैं उनकी तफसीलात दी जाए, उन वहाँ तक एक्सेस दिया जाए, उनकी हम ताकि काउंटिंग कर सकें। उन्हें वो एक्सेस नहीं दिया। ये तमाम वो खदशात हैं जो नहीं। तो राव, ये जो खदशात का इजहार किया है, क्या ऐसा होता है कि ये जो तमाम रिकॉर्ड मांग रही हैं सियासी जमातें, क्या इलेक्शन कमीशन देने का पाबंद होता है इनको? नहीं, बिल्कुल इलेक्शन कमीशन देने का पाबंद तो नहीं है, लेकिन जब इस तरह की सूरत हाल पैदा हो जाए कि जब सियासी जमातों की जानिब से अगर कोई शवाहिद फराम किए जाएँ धांधली के, तब जो है फिर ये पूरा प्रोसेस होता है, फिर तमाम चीज़ें एक्सपोज की जाती हैं। लेकिन सियासी जमातों की जानिब से ताहाल कोई शवाहिद फराम नहीं किए गए। आज भी पीटीआई के उम्मीदवार अमजद इकबाल आफरीदी की जानिब से ये दावा किया गया, इल्ज़ाम लगाया गया कि जो इलेक्शन कमीशन की सील है वो पीपल्स पार्टी के दफातर के पास से पाई गई है, लेकिन वो ताहाल इलेक्शन कमीशन को ना फराम की गई, ना मीडिया के सामने वो पेश की गई कि ये वो सील है जो पीपल्स पार्टी के दफातर के सामने मिली है। तो ये तमाम इल्ज़ामात हैं, दावे हैं, लेकिन शवाहिद जो है वो ताहाल जो है वो फराम नहीं किए, जिसकी वजह से जो इलेक्शन कमीशन है वो अपने कवानीन के मुताबिक जो है वो कार्रवाई कर रहा है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने ये आज के हवाले से कहा था कि रिकाउंटिंग का प्रोसेस जो है वो आज होगा। अच्छा, स्लो क्यों हुआ ये प्रोसेस? स्लो क्यों हुआ कि सिर्फ 23 पोलिंग स्टेशन में रिकाउंटिंग हो सकी? क्या वजह थी? इतना लंबा क्यों चला गया है प्रोसेस?
असल में ये रिकाउंटिंग का प्रोसेस जो है वो मुस्लिम लीग नून की दरख्वास्त पे हो रहा है। तो मिफ्ता इस्माइल का इंतज़ार किया गया, आधे घंटे ताख़ीर से जो है वो रिकाउंटिंग का अमल शुरू हुआ। 9:30 बजे 10:15 बजे के करीब जो है वो तमाम ये जो सियासी जमातों के उम्मीदवार हैं उन्होंने मुश्तरका तौर पर ये बाइकआउट की एक एप्लीकेशन लिखी रिटर्निंग ऑफिसर के नाम, जिसके अंदर अपने तमाम खदशात उन्होंने मेंशन किए, उसके अंदर अपने दस्तखत भी किए। तो 10:15 बजे तक ये पूरी कार्रवाई जो है वो मुकम्मल हो चुकी थी। 10 बजे उन्होंने वो जो रिकाउंटिंग का जो पूरा वो ऑफिस था वो छोड़ दिया था। तो 1 घंटा ये तकरीबन जो है वो तातुल का शिकार रहा। फिर रिटर्निंग ऑफिसर की जानिब से ये लेटर पीछे चिस्पा किया, अगर कैमरामैन अमजद शाह दिखा सके जूम करके, इस पर मेंशन है कि तमाम उम्मीदवारों से रब्ता किया गया कि वो इस रिकाउंटिंग कैंपेन का, इस अमल का हिस्सा बन जाए ताकि मामला साफ और शफाफ रहे। लेकिन तमाम उम्मीदवारों की जानिब से समझ नहीं आता, बहुत शुक्रिया राव अफनान, समझ नहीं आता कि सियासी जमातें आखिर चाहती क्या हैं। बार बार जो है वो मुतनाज़ बना दिया जाता है तमाम इलेक्शन के अमल को, चाहे वो मुकाबला हो कराची का या हो लाहौर का या हो खुशाब का, कहीं का भी मुकाबला हो, किसी भी शहर में हो, किसी भी हल्के का हो, यहाँ पर हर जगह धांधली का इल्ज़ाम लगाया जाता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि नाज़रीन, जब इलेक्शन रिफॉर्म की बात की जाती है तमाम सियासी जमातें खामोश हो जाती हैं, कोई इलेक्शन रिफॉर्म पर बात करने को तैयार नहीं होता। तो लगता है कि चाहते ही ये लोग यही हैं कि जो हार जाए वो धांधली का शोर मचाए और यही इस तरह से चलता रहे। अमजद खान आफरीदी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट जो कि 249 से थे, वो हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत शुक्रिया अमजद साहब। ये तमाम तर प्रोसेस एक ज़ाहिर टाइम लग रहा है, रिकाउंटिंग हो रही है, आप लोगों ने भी इसका बाइकआउट किया, कि आपने खुद ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी, कि आपने ये भी, अभी जिस तरह हमारे नुमाइंदे बता रहे थे, आपने कहा कि सील जो थी वो टूटी हुई थी, वो गिरी हुई थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दफातर के बाहर, लेकिन आप कोई सबूत नहीं दे पाए। पहली बात तो ये कि कोई सबूत क्यों नहीं दे पाए। दूसरी बात ये कि आप तो री इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं, आप तो पूरे प्रोसेस को कह रहे हैं कि दोबारा से रिवाइज किया जाए, क्यों, क्या वजह है इसकी? अच्छा, बहुत शुक्रिया समिया। बात ये है कि आज का जो दिन शुरुआत हुई ना, तो सबसे पहले मैंने एप्लीकेशन दी है और फॉर्म 46 जो होता है वो देने का पाबंद है इलेक्शन कमीशन, फॉर्म 45 भी, फॉर्म 46 भी। 2 दिन पहले मैं इस्लामाबाद गया हुआ था, वहां पर भी जाकर हमारी यही बात हुई इलेक्शन कमीशन। वहां भी हम जब पेश हुए, तमाम जमातों ने कहा कि हमें फॉर्म 45, हमें 70 से ज्यादा फॉर्म 45 नहीं मिले और फॉर्म 46 जो वो हमें नहीं दिया गया। अब हम बैठ जाते काउंटिंग पे, हमें नहीं पता था किस बुक के साथ किस सीरियल नंबर लग रहा है, कहाँ से ये पेपर फाड़ा गया, कब ये वोट डाला गया, शायद आज डाला गया हो, शायद 2 दिन पहले डाला गया हो। जब तक आपके पास फॉर्म 46 नहीं होगा आप तो मैंने एप्लीकेशन 9:20 पर डाली। मैंने कहा मैं बाइकआउट करूंगा, मैं इसका यहाँ नहीं बैठूंगा। तो मेरे साथ साथ फिर नून लीग ने भी, दूसरी जमातों ने, तमाम जमातों ने बाइकआउट कर दिया सिवाय पीपल्स पार्टी के। अच्छा। तो हम वहां से बाहर निकल आए, हमने मुश्तरका फिर एक और एप्लीकेशन भरी, वो हम बाहर आए, हमने बाइकआउट करके घर आ गए। अच्छा, वहां पर देखा 2 थैले जो हमारे पास पड़े थे, वहां भी सीलें नहीं लगी हुई थी। अच्छा। उनको भी सीलें नहीं लगी हुई थी। तमाम पार्टी के नुमाइंदों ने देखा। अच्छा, वहां पर अलाउ नहीं था मोबाइल लेकर जाना। अच्छा। तो इस वजह से तस्वीर नहीं ली गई। आप जो दूसरी सीलों की बात कर रहे हो, कल मैं इंशाल्लाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, आपके सामने रखूंगा तमाम चीजें, सीलें। अच्छा। मेरे पास वो मौजूद है। इसके अलावा एक इस्लामाबाद में आज हमने इलेक्शन कमीशन में एप्लीकेशन फाइल किए कि हिस्ट्री का बदतरीन इलेक्शन था, क्योंकि 17,000 वोट आपने कन्वर्ट कर दिए जो 2018 में यहाँ पर ढले इस इलेक्शन में। 2018 के बाद वो आपने कन्वर्ट कर दिए गांव के एड्रेस पे, मुस्तकिल एड्रेस पे, दूसरे इलाकों के अंदर। उसके और वहाँ तकरीबन 10,000 से 15,000 वोटर ऐसे नए बोगस वोट जो आपकी फैमिली में डाल नहीं। तो अमजद साहब, ये हुआ कैसे? ये तो पूरा मशकूक हो गया और डेफिनेटली जब प्रोसेस मशकूक हो गया तो फिर वो जो आपकी दरख्वास्त थी उसका क्या बना, जो आप कह रहे थे कि यहाँ पर तो रिकाउंटिंग नहीं रीपोलिंग होनी चाहिए, उस दरख्वास्त का क्या बना? अच्छा, राब्ता हमारा मुनक़ता हो गया, मुझे बताया गया अमजद खान आफरीदी साहब से। लेकिन वही सवाल कि अगर ये सूरत हाल होगी, हर इलेक्शन की यही सूरत हाल होगी, अब खुशाब जहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ही सीट थी और वो दोबारा वहाँ से कामयाब हो गए हैं, जहाँ पर खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी जो है वो ये कहती हुई नज़र आई कि यहाँ पर धांधली हुई है।
तो ये जब भी कोई जमात हार जाती है तो वो कहती है धांधली हुई है। ये सिलसिला आखिर कब तक चलेगा? डस्का में हमने देखा मुस्लिम लीग नून ने कहा कि यहाँ धांधली हुई है, यहाँ पर पोलिंग एजेंट्स को अगवा किया गया, फिर ये मामला गया अदालत और फिर अदालत ने इसका फैसला दिया कि ठीक है यहाँ पर रीपोलिंग होनी चाहिए। रीपोलिंग हुई, मुस्लिम लीग नून जीत गई, तो उन्होंने कहा कि ठीक है अब सही हुआ इलेक्शन। लेकिन अगर हर हल्के में इस तरह से सिचुएशन होगी, ना सिर्फ वक्त का, पैसों का, हर चीज़ का ज़या होगा, इस चीज़ को सही करने के लिए हम क्या इक़दाम करते हैं? हमारी सियासी जमातें, हमारा इदारे, इस पर भी तो काम होना चाहिए। आज अगर हुकूमत कह रही है कि इलेक्शन रिफॉर्म पर बात करें, ना सिर्फ बात करें बल्कि काम करें, तो तमाम जमातें इस पर तैयार ही नहीं है। हालांकि यही एक वाहिद हल है कि इलेक्शन रिफॉर्म हो जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस पर ये इल्ज़ाम लग रहा है कि NA-249, यहाँ पर बहुत धांधली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने खुद की। जो यहाँ पर पोलिंग एजेंट्स थे, जो RO थे, वो इनके अपने ही लोग थे। यहाँ पर खुद सईद गनी साहब उन पर इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने जो है वो यहाँ बैठकर धांधली करवाई। ये तमाम इल्ज़ामात पीपल्स पार्टी पर लग रहे थे, लग रहे हैं। पीपल्स पार्टी इसको कैसे डिनाई करे? नादिर गबोल हमारे साथ हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, उनसे बात करेंगे। नादिर, पीपल्स पार्टी जो कि NA-249 का मुकाबला जीत गई, लेकिन उस पर यह इल्ज़ाम लगा कि ये तो जो मुकाबला पीपल्स पार्टी जीती है ये धांधली से जीती है। वो जो सर्वेज हुए थे उसमें तो कहीं आप लोग थे ही नहीं, कहीं नाम ही नहीं था पीपल्स पार्टी का। फिर बल्दिया के जितने भी लोग थे वो हमेशा शिकायत करते हुए नजर आए कि 13 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत हमेशा नज़रअंदाज ये हल्का, ना यहाँ पानी है, ना यहाँ पर सड़कें हैं, ना यहाँ पर तिब्बी सहूलियात हैं। अचानक पीपल्स पार्टी ने यहाँ पर सड़कों का जाल बिछाना शुरू कर दिया, पानी की लाइन डालना शुरू कर दी और पीपल्स पार्टी जीत गई। ये कैसे हुआ? ये इल्ज़ाम किस हद तक दुरुस्त है आपके ऊपर? देखिए, अगर सिर्फ सर्वेज पे रिलाई करना है तो फिर इलेक्शन की जरूरत ही नहीं है। फिर आप सर्वे करा लिया करें, पोल करा लिया करें ट्विटर पे या फेसबुक पे, और उसके नतीजे के तहत फिर आप इलेक्ट कर लिया करें MNA या MPA। इलेक्शन का मतलब ही ये है कि इलेक्शन वाले दिन जो कॉन्स्टिट्यूंसी के जो रहायशी हैं, जो हिम्मत करके निकले हैं, जो अपने वोट का उन्होंने इख्तियार का इस्तेमाल किए, अपनी आवाज़ बुलंद किए, उनकी आवाज़ की वजह से ही ऐवान बाला में उन्होंने अपना MNA पहुंचाया है। अब जो जितने भी सर्वे वाले लोग होते हैं वो तो बड़े आराम से घर बैठे हुए या तो ट्विटर पे या फेसबुक पे या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चले सर्वे पे नहीं जाएं, ग्राउंड रियलिटीज़ पे चले जाएं। जो वहाँ का हाल है बल्दिया का, आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, वहाँ पर आपने कितना काम करवाया। अगर आप ये कहेंगे कि जी हमारा तो काम ही नहीं था, वो तो सीट MNA की थी, वो तो फैसल वाडा ने कराना था, वो तो 2.5 साल से थे ना। उससे पहले किसकी हुकूमत रही, उससे पहले किसकी हुकूमत रही? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 1 दफ़ा जीती, नून लीग 2 दफ़ा जीती, MQM 2 दफ़ा जीती, लेकिन हमेशा नज़रअंदाज यहाँ रहा ये हल्का। तो काम तो आपने भी नहीं करवाया यहाँ पर, आपकी हुकूमत है पूरे सूबे में। देखिए, मैं एग्री नहीं करूँगा आपसे। पूरे कराची में इस वक्त तो खैर 14 नहीं है, मगर 14 MNAs बने थे PTI के। मगर हमने कभी भी ये नहीं सोचा कि क्योंकि PTI के ज़्यादा MNAs तो हम काम नहीं करेंगे। हमने अपना काम जारी रखा था कराची के अंदर, और हमारे जितने भी मिनिस्टर्स थे। मैं तो इस हल्के की बात कर रही हूँ नादिर, इस हल्के की बात कर रही हूँ। इस हल्के में कितना काम करवाया था आपने? इस हल्के में रोड्स के ऊपर बहुत काम हुआ है, क्लिनिक्स के ऊपर बहुत काम हुआ है, पानी की फराहमी के ऊपर, सुविच के ऊपर, गार्बेज कलेक्शन के ऊपर बहुत काम हुआ है। तो क्या पानी आना शुरू हो गया लाइनों में बल्दिया की? जी, काफी इलाकों में, काफी गलियों में पानी आना शुरू हो गया। अच्छा, ये खबर है मेरे लिए। नहीं कर सकते नहीं, इंशाल्लाह पूरे एरिया में हम देंगे वहाँ पे। और हमारे जो ये अभी MNA बने हैं, हमारे कैंडिडेट मंदुखेल साहब, ये उसी इलाके में रहते थे और उसी इलाके में राब्ता था इनका आवाम के साथ। ये नहीं कि वो सीट हार गए तो वो घर जाके अभी तो चैलेंज किया हुआ है ना, अभी श्योर नहीं है कि यही MNA। अभी तो रिकाउंटिंग हो रही है, 75 वोट मुस्तरद हो चुके हैं जिसमें से 25 पीपल्स पार्टी के हैं। ऐसा ना हो नतीजा ही कुछ मुख्तलिफ हो जाए, फिर क्या होगा? नहीं, मुझे पूरी उम्मीद है हमारी इलेक्शन कमीशन के ऊपर कि जिन्होंने इलेक्शन पहले भी कराया था वो साफ शफाफ था, और जो रिजल्ट उसमें आया वो उसमें तब्दीली की कोई इम्कानात नहीं है। ये खुद इन्होंने हार मान ली मुफ्ता इस्माइल और दीगर पार्टीज ने, क्योंकि इन्होंने जो रिकाउंटिंग हो रही है उसमें हिस्सा नहीं ले रहे। इसका क्या मतलब है कि ये मायूस है, इनको पता है। वो तो आप पर अभी भी इल्जाम लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं आप लोग मिले हुए हैं, इलेक्शन कमीशन और पीपल्स पार्टी मिला हुआ है। वो तो कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन पीपल्स पार्टी मिली हुई है, मिलके सीलें निकाल दी हैं, सील खुली हुई बैग लेकर आए हैं। सीलें जो हैं वो कह रहे हैं अमजद खान आफरीदी साहब कि वो आपके दफातर के बाहर मिली हैं, कि पीपल्स पार्टी के दफातर के बाहर मिली, इसलिए हमने बाइकआउट किया है इसका रिकाउंटिंग का। नहीं, देखें, हर पार्टी हारने वाली इस तरह के इल्जाम लगाती है। पंजाब में क्या इलेक्शन कमीशन नून लीग के साथ मिली हुई थी, जो अभी यहाँ पे हमारे पे इल्जाम लग रहे हैं पीपल्स पार्टी के साथ मिली हुई इलेक्शन कमीशन। तो आप बताएंगे ना, में जो इलेक्शन हुए वहाँ
मैं वही कह रहा हूँ ना, नहीं मिली हुई है। इलेक्शन कमीशन इस वक्त साफ शफाफ है और पहली दफा एटलीस्ट अपनी जिंदगी में मैं देख रहा हूँ कि बायस नहीं हुई हुई है और तमाम उन्होंने इक़दाम लिए हुए हैं। चले पहली बार आप कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन बायस नहीं है, और अमजद खान आफरीदी साहब भी ऐसा नहीं समझते हैं। ना सिर्फ पीटीआई, नून लीग, पीएसपी, एमक्यूएम की मुश्तरका राय है कि पीपल्स पार्टी मिली हुई है इलेक्शन कमीशन। अमजद खान आफरीदी साहब, नादिर कबूल साहब कह रहे हैं पहली बार हम देख रहे हैं कि बायस नहीं है इलेक्शन कमीशन, साफ और शफाफ मामलात हैं। आप लोग हार गए तो शोर मचा रहे हैं। अच्छा देखिए, बात ही है ना, मैं इनसे यही पूछ रहा हूँ, सईद गनी साहब है हमारे सूबाई मिनिस्टर हैं जी, वजीर तालीम है, एजुकेशन के, हाँ। एजुकेशन का 95% अमला लगा हुआ था यहाँ पर। पूरा इलेक्शन वो पीपल्स पार्टी की तरफ से मैनेज कर रहे हैं इस वक्त। ये बहुत शफाफ कर रहे हैं ना, बड़े उम्रा हज एक साथ करके आए हुए हैं, ये इलेक्शन लेकर चल रहे हैं और बड़ी इनकी तस्वीरें भी वायरल हुई हैं। उसके साथ वो तो सबूत दे देना, सबूत इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दें आप अमजद खान आफरीदी साहब। सारी चीजें देखिए, इस्लामाबाद में हमसे कट गई थी, इस्लामाबाद में हमने एक एप्लीकेशन जमा कराई, दूसरी है 2 एप्लीकेशन यहाँ, एक ट्रांजिट के लिए एप्लीकेशन जमा और तीसरी ये जो फॉर्म 46 हमें नहीं मिलता, हम इलेक्शन पर नहीं जा सकते। अब इसके बाद बात ये है कि आप सबूत सारे हम पेश कर रहे हैं। तो फायरिंग हुई है, दक्का का जो इलेक्शन हुआ था वो क्यों मुलतवी हुआ था? वो इसलिए मुलतवी हुआ था कि वहां पर फायरिंग की गई थी, वहां पर बेज़ाब्ती जाहिर हो गई थी। यहाँ पर आप देखें, और उस पर नून लीग ने दरख्वास्त दी थी और नून लीग फिर जीत गई थी सर, उनके हक में फैसला आ गया था, फिर रीपोलिंग हुई, जीत गई वो। वही देखे ना, यहाँ पर देखे क्या क्या हुआ। मैं आपको एक साथ, फायरिंग यहाँ हुई, उसकी वीडियो मौजूद है। प्रिजाइडिंग ने 2 बजे रिजल्ट दे दिया, उसकी वीडियो तमाम दुनिया ने देखी। अच्छा, सील बाहर से मिली, वो मेरे पास मौजूद है। अच्छा, टर्न आउट ना होने के बावजूद था 3 बजे तक रिजल्ट को क्यों लेट किया गया? फजर के टाइम क्यों फेरी में क्यों रिजल्ट दिया गया? 10 मिनट की ड्राइव है यहाँ से, ये जो हमारा जीसीटी कॉलेज जहाँ पर काउंटिंग हो रही थी, क्यों लेट दिया गया? अच्छा, उसके बाद प्रिजाइडिंग का सारा अमला प्रिजाइडिंग का वो एजुकेशन मिनिस्टर ने लगाया हुआ है, अपनी मनपसंद के जो उसकी बात नहीं मानता था उसको चेंज कर देता था। और उसके बाद आगे चले, 17,000 से ज्यादा वोटर को मुस्तकिल एड्रेस पर ट्रांसफर किया गया। ट्रांसफर जो करने की आपने दोबारा बात की है ना, ये मैं जरा पूछूंगी कि ये हुआ कैसे, किस तरह से एड्रेस जो है वो चेंज किए गए? हाँ जी, हमने बाकायदा से एप्लीकेशन इस्लामाबाद में जमा कराई है। ठीक है। अब मेरी फैमिली है, 2018 में सिर्फ मेरी फैमिली के 7 मेंबरों का वोट था। इस बार हमने देखा कि वहां पर तकरीबन 4 मेंबर और ऐड कर दिए जिन्हें मैं नहीं जानता। अच्छा। इस तरह के 100 से ज्यादा वर्कर हमारे, जिनके घरों पर पता नहीं हजारों की तादाद में लोगों को ऐड किया गया है। अब बाहर तो हम नहीं जाए। अच्छा, उसके बाद इससे आगे चले, देखिए 10,000 से ज्यादा ये वोटर्स बनते हैं जिनको आगे भेज दिया गया। चले मैं शब्बीर खान खानी से भी बात कर लूं। अमजद आफरीदी, मैं चाहूंगी आप जरा साथ रहिए। ना सिर्फ आपका एतराज है, नून लीग का एतराज है, पीएसपी का एतराज है, एमकेएम का एतराज है। पाक सरजमीन पार्टी क्या समझती है, जो कि बड़ी पुरुम्मीद थी कि वो जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। शब्बीर खानी साहब, आप लोग इलेक्शन डे वाले बड़े मुतमईन थे कि आप लोग जीतेंगे ही जीतेंगे, लेकिन आप लोग नहीं जीत सके, शिकस्त हो गई। शिकस्त को तस्लीम कर लें, लेकिन आप लोग शिकस्त को तस्लीम नहीं किया। आज रिकाउंटिंग हो रही है, फिर आपने रिकाउंटिंग का ही बायकॉट कर दिया। आपको क्या तहफ़्फ़ुज़ात है? बिस्मिल्लाह। देखिए जी, जो भी नुमाइंदे इलेक्शन में लड़ते हैं तकरीबन सभी को ये उम्मीद होती है कि वो इलेक्शन जीतेंगे, लेकिन जीतना सिर्फ एक पार्टी को होता है। लेकिन पार्टी अगर इलेक्शन हो और इलेक्शन लड़कर या जीते तो एक नजर आता है आवाम को। सही है। ये तो मैं समझता इलेक्शन हुई ही नहीं इस हल्के में 249 में, कि आप देख रहे हैं कि ये अभी आज भी रिकाउंटिंग होनी थी। इस रिकाउंटिंग के हवाले से आपको पता है कि वो जो थैले लेकर आए हैं वो डी सील थे ना, वो अच्छा, वो डी सील जो थे, एक सेकंड, आपने देखा है, आपने खुद देखा अपनी आंखों से कि डी सील थे, निकली हुई थी? मैं खुद उधर मौजूद नहीं था। जो हमारे नुमाइंदे मौजूद थे वहाँ, सईद मुस्तफा कमाल साहब के जो हम नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद थे। हाँ। जो नॉमिनी थे वो हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं। हाँ। पार्टी के हसन साबिर साहब वो वहाँ पर मौजूद थे। फिर हमारे हफीजुद्दीन साहब वहाँ पर मौजूद थे जो वहाँ पे कैंडिडेट थे, और एक तीसरे कैंडिडेट हमारे साहब थे वो वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने देखा कि वहाँ पे जो थैले लेकर आए, बैग्स लेकर आए, वो डी सील थे, जबकि वो तो सील होने चाहिए और वो इलेक्शन कमीशन वहां पर आकर उनकी निगरानी में वो पे ओपन होने थे, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इलेक्शन तो खैर मैं ये कह रहा हूँ ना कि इलेक्शन तो उस दिन आपको नजर आ रहा है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियां कोई बेवकूफ थोड़ी हैं।
चलो इलेक्शन होता है, इलेक्शन अगर लड़कर कोई पीपल्स पार्टी की तो वहाँ कोई पोजीशन ही नहीं थी। वो तो कह रहे हैं पोजीशन थी, सर्वे से थोड़ी पता चलेगा कि कौन जीता। देखो पोजीशन नहीं थी उनकी। आप देखें जितने भी गैल्प सर्वे हुए वहाँ, वो कह रहे हैं सर्वे से थोड़ी पता चलता है, ये सर्वे थोड़ी बताते हैं कौन जीतेगा। कह रहे हैं उनके कहने में बड़े पैमाने पे धांधली हुई है। अच्छा। वहाँ पे प्रेसिडिंग अफसर जो सारे अमले को वहाँ पर बाकायदा खरीदा गया है। तमाम पॉलिटिकल पार्टियां कह रही है ना, ऐसा नहीं कि इलेक्शन, हाँ इलेक्शन लड़कर जीत जाए तो। अच्छा, पीएसपी क्या मुतालबा कर रही है? रीपोलिंग होनी चाहिए? बिल्कुल रीपोलिंग होनी चाहिए, बिल्कुल रीपोलिंग होनी चाहिए। और इस हल्के में क्योंकि तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जो इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं वो मुतमईन है, और ना वहाँ के आवाम मुतमईन है जो वोटर हैं, क्योंकि जो वोटर। तो आप आज की रिकाउंटिंग को नहीं मानते? पीएसपी नहीं मानती आज की रिकाउंटिंग? हम नहीं, बल्कि बहुत सी दीगर पार्टियां सबों ने आज प्रोटेस्ट किया है। सही। तो फिर आप लोग क्या करेंगे? अगला क्या लाएमल है तमाम जमातों का? आपका क्या लाएमल है? देखो हमारी तो रिक्वेस्ट है, हमने तो एप्लीकेशन दाखिल कर दी है। ठीक है, अगर रीपोलिंग हो जाए तो ठीक है, वरना बैठे कोई बात नहीं, हम तो अपना इलाके में काम कर ही रहे ना। आप देखें जितनी भी सियासी जमातें, इवन पीपल्स पार्टी जो इस हल्के से सीट जीती है वो वहाँ पर अब हल्के में नजर नहीं आ रहे। हम अल्हम्दुलिल्लाह आज इलेक्शन को गुजरे हुए 10 दिन हो गए। हमारा ऑफिस, वो जो मरकजी इलेक्शन ऑफिस है, बाकायदगी से वहाँ पर खुला है, वहाँ पर इफ्तार होता है, और हम सब। तो गबोल साहब एक सेकंड, बिल्कुल सही, शब्बीर क़ाइम खानी साहब पॉइंट टेकन। गबोल साहब, आप लोग कहाँ होते हैं? पीपल्स पार्टी कहाँ होती है? वो कहाँ नजर आती है उस हल्के में? देखिए, हमारे जो कैंडिडेट है वो इसी हल्के के रहायशी है, उनका घर भी उधर ही है, वो उधर ही रहते हैं। 2.5 साल उनका राब्ता बरकरार था वहाँ पे। और इसके कैंडिडेट के अलावा जो हमारी तंजीम है वहाँ पे, हर पार्टी की एक इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन होती है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे मौजूद है और आवाम के जितने भी मसले मसाइल हैं उनको एड्रेस करते हैं, तभी तो आवाम इतनी भारी तादाद। चले, आप ये कह रहे हैं कि आप एड्रेस करते हैं, इसीलिए आवाम ने आपको वोट दिया। देखते हैं, चले अगर आज रिकाउंटिंग में पीपल्स पार्टी आती है, उसके बाद पीपल्स पार्टी यहाँ चल करेगी, दोबारा दावत देंगे, दोबारा बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका नादिर गबोल साहब, अमजद खान आफरीदी साहब, और आपका शब्बीर क़ाइम खानी साहब पीएसपी से हमारे साथ मौजूद है। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो कोरोना वायरस की और वैक्सीन की सूरत हाल पे बात करेंगे। वेलकम बैक टू द शो। मुल्क भर में कोरोना से यौमिया 100 अफराद की हलाकत का सिलसिला रुक ना सका और ये सूरत हाल जो है वो ख़राब हो रही है। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह भी बढ़ रही है। हुकूमत 8 से लेकर 16 मई तक मुल्क भर में लॉकडाउन करने जा रही है। तमाम तिजारती मराकज़, तफरीही मकामात और दीगर जो जगहें हैं उनको बंद कर दिया जाएगा। लोगों को कहा जा रहा है कि वो घर में रहें ताकि वबा का फैलाव रोका जा सके। दूसरी जानिब जो वैक्सीनेशन है उसका अमल भी जारी है और वैक्सीन जो है वो भी काफ़ी बड़ी तादाद में लोग अब लगवाने की तरफ रुझान जो है वो कर रहे हैं। लेकिन अब वैक्सीन के हवाले से जो शुबात हैं वो भी दूर हो रहे हैं। लेकिन अब वैक्सीन की मज़ीद खुराकें भी पाकिस्तान जो है वो पहुँच जाएंगी, जिसमें से एस्ट्राजेनेका की 12 लाख से ज़्यादा खुराकें हफ्ते को पाकिस्तान पहुँच रही हैं। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं चेयरमैन स्पोर्ट्स डॉक्टर अताउर रहमान साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, कल हमने ये खबर दी थी कि एस्ट्राजेनेका जिसके कुछ ट्रायल हुए थे जिसमें ब्लड क्लॉटिंग की शिकायत मिली थी और इसका इस्तेमाल कई ममालिक में रोक दिया गया। लेकिन अब एस्ट्राजेनेका की 12 लाख खुराकें जो कि पाकिस्तान पहुंच रही हैं, क्या ये सेफ़ हैं और लोग आराम से इसको लगवा सकते हैं? जी हाँ, जिन ममालिक ने रोका था ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज थी, नॉर्वे वगैरह जी, और वहाँ पे फिर दोबारा इजाज़त दे दी थी जब उन्होंने डेटा देखा था कि कितने लोगों में ये क्लॉट्स हुए हैं। तो बहुत ही माइनर परसेंटेज थी और इतने परसेंटेज में तो नॉर्मली क्लॉट्स लोगों में पैदा ही होते हैं। जब आप लाखों में देखें तो कुछ 100 या कुछ लोगों के अंदर इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं नॉर्मली। तो उन्होंने फिर इसकी इजाज़त दे दी थी यूरोप के ममालिक में, और यहाँ भी ये सेफ़ है और बिल्कुल हमें लगवानी चाहिए, फौरी तौर पे लगवानी चाहिए, जितनी जल्द लगा सके लगानी चाहिए, क्योंकि जब तक हम अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे जब तक ये वबा जो है जब फैलती रहेगी, और ख़ास तौर पे जो इसकी नई नई म्यूटेशन आती जा रही हैं उसकी वजह से और भी अर्जेंट हो गया है कि हम फौरी तौर पे लगवाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, वो वजूहात क्या थी? अगर कुछ परसेंटेज भी थी ब्लड क्लॉटिंग की तो क्या ऐसी बॉडी में इम्यून सिस्टम प्रॉब्लम था या कोई दीगर बीमारियाँ थी, मल्टीपल डिजीज़ के लोग थे, क्या वजूहात सामने आई थी? जो स्टेटिस्टिक्स जो देखे गए उसमें कोई ये डायरेक्टली 100% तरीके से इस्टेब्लिश नहीं हो सका कि वाकई ये इन्हीं वैक्सीन्स की वजह से था, और अगर वैक्सीन्स की वजह से था भी
तो इस फैसले पे नतीजे पे पहुँचे कि जो इसके जो बेनिफिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं बदनिस्बत एक छोटी सी रिस्क से कि जिसमें छोटे छोटे क्लॉट्स कुछ पेशेंट में पैदा हुए थे यूरोप में, और यूरोप में भी इजाज़त दे दी गई। उन्हीं ममालिक में जिसमें रोका गया था उनके अपने जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं और हेल्थ मिनिस्ट्रीज़ हैं उन्होंने इसकी इजाज़त दे दी। तो इसकी वजह एक पॉसिबिलिटी है कि वैक्सीन हो सकती है, लेकिन ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि ये नॉर्मल क्लॉटिंग प्रोसेस हर एक के अंदर एक स्मॉल परसेंटेज में होता है, और ये वो हो तो दोनों मुमकिनात हैं इसके अंदर कि ये दोनों में से कोई एक वजह हो। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी भी ये सूरत हाल क्लियर नहीं हो सकी और NCOC भी नहीं बता सका कि हमारे पास अभी कितनी मिकदार मौजूद है वैक्सीन की, हम कितनी तेज़ी से इस अमल को लेकर चल सकते हैं, क्योंकि अभी सुस्त रवि का शिकार हुआ, अभी भी हम 1% आबादी को ही वैक्सीन लगा सके हैं। तो कितनी खुराकें मौजूद हैं, कितनी आने वाली हैं, हमारी तैयारी क्या है, कितने देर में ये तमाम अमल जो है उसको बढ़ाया जा सकेगा मज़ीद आगे? बात यह है कि इस वक्त बहुत सारी कंसाइनमेंट्स आ चुकी हैं और बहुत से लोगों को लग भी रही हैं। तकरीबन इनका इरादा है कि कम से कम 2 से 3 करोड़ जो हैं डोजेस हमारे पास अगले 2 महीने के अंदर अवेलेबल हो जाएं और लोगों को लग भी जाएं, और रफ्तार भी लगाने की काफ़ी तेज़ हो गई है और रोज़ाना तकरीबन 2 लाख या उससे ऊपर भी जारी हैं अब जिस रफ्तार से ये डोजेस लग रही हैं, वैक्सीन लग रही हैं। तो इसमें एक प्रॉब्लम तो अवेलेबिलिटी का है कि जितनी हमें चाहिए वो अवेलेबल नहीं है मार्केट में, पैसों का नहीं है, इन्वेस्टमेंट का नहीं है, बल्कि अवेलेबिलिटी का है कि कितनी मौजूद है, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है। और दूसरा मसला यह है कि बहुत ख़ास तौर पर देहातों में कि लोग लगवाना नहीं चाहते, उसको तो आप कुछ नहीं कर सकते, ज़बरदस्ती तो पकड़ के उनको नहीं लगा सकते, तो वो जो है मानते नहीं कोरोना वायरस नामी कोई चीज़ है। और क्योंकि आपकी आबादी जो है अक्सरियत जो है वो देहातों में रहती है, तो इस वजह से ये एक बड़ा मसला है जिसमें मीडिया। डॉक्टर साहब, सिर्फ देहात के लोग नहीं हैं, यहाँ तो शहरी आबादी इतनी बड़ी तादाद में मौजूद है जो कि अभी तक तैयार नहीं हुए हैं कि वैक्सीन लगवाएं। हमारे अपने ख़ानदान में, घरानों में यकीनन आपकी तरफ भी कई ऐसे लोग होंगे जिनको अभी बताना समझाना मुश्किल हो गया है कि वैक्सीन कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। इस वैक्सीन की तरफ से शुबात भी हैं कि खुदा ना खासा अगर लगवा लिया तो हमें कोरोना हो जाएगा या हमारे साथ कोई और प्रॉब्लम हो जाएगी, हमें कोई डिजीज़ हो जाएगी। मैं चाहूँगी कि आप एज ए सरबराह कोरोना टास्क फोर्स थोड़ा सा अवेयर भी करें लोगों को कि वैक्सीन लगवाना कितना ज़रूरी है अभी। ये नहायत अहम है, क्योंकि वैक्सीन जो है ये साबित हो चुका है कि तकरीबन 100% लोगों के अंदर ये आपका बचाव करती है जो शदीद बीमारी से। हल्का सा कोरोना तो फिर भी हो सकता है, कुछ परसेंटेज लोगों में 20, 25, 30% में फिर भी आपको कोरोना हो सकता है, लेकिन वो खांसी होगी, बुखार होगा, ठीक हो जाएगा और गुजर जाएगा, जैसे कि आपको फ्लू होता है उस तरह का। लेकिन जो शदीद बीमारी है और जो लंग्स के ऊपर हमला हो जाता है और फिर आपके सांस में जो रुकावट हो जाती है, उससे आपका बचाव हो जाएगा। इस वजह से ये बहुत ही अहम है, ख़ास तौर पे क्योंकि इस वक्त हॉस्पिटल की ये सूरत हाल नहीं है कि वो अकोमोडेट कर सकें, हॉस्पिटल में जगह नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है और बाकी जो वेंटिलेटर्स हैं वो मौजूद नहीं हैं। तो सिवाय इसके कि हम SOPs को फॉलो करें और अगर वैक्सीन अवेलेबल हैं तो जल्द अज जल्द लगवाएं, जिस एज ग्रुप की भी अवेलेबल हैं। अगर आपके पास अभी तक आपका नंबर नहीं आया है और आपके पास पैसे हैं लगवाने के लिए कमर्शियली, तो कमर्शियली भी आप जाके ख़रीद के लगवा सकते हैं। तो ये जो भी हमें सूरत है इसको, क्योंकि आप अपने आप का ही बचाव नहीं कर रहे, आप अपने वालिदैन का, अपने बुजुर्गों का बचाव कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा जो खतरा है जान का वो उनको है। तो इसमें बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। आपको सिनोफार्म मिले, आपको कैंसिनो बायो यानी सिनोवैक मिले, आपको एस्ट्राजेनेका मिले, जो भी वैक्सीन मिलती है ये सब जो है फ़ायदेमंद है और सभी को कोई जो भी मिले आपको लगवानी चाहिए बगैर किसी हिचकिचाहट के। डॉक्टर साहब, इसकी हिफाजत की मुद्दत कितनी है? अगर एक शख्स वैक्सीन लगवा लेता है और उसके बाद उसको कितने अरसे तक हिफाजत है और उसको कितने अरसे बाद उसको दोबारा वैक्सीनेशन करानी होगी? एक अंदाज़े के मुताबिक ही तकरीबन 8 महीने से 12 महीने के दरमियान तक इसकी हिफाजत होगी और आपको 6 महीने या 8 महीने बाद अपना ब्लड टेस्ट कराकर और देख लेना चाहिए कि उसमें एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं या नहीं।
और अगर एंटीबॉडीज कम हो गई हैं तो दोबारा वैक्सीनेट करा देना चाहिए। तो लेकिन ये वैरी करेगा, ये हर इंसान के लिए एक नहीं, हर एक का अलग अलग है। किसी में आप वैक्सीन करते हैं तो बहुत जल्दी और ज़्यादा एंटीबॉडी डेवलप हो जाती हैं, किसी को 2 डोज के बाद जो है एक तीसरी डोज की भी जरूरत हो सकती है। ऐसे कम लोग होंगे लेकिन जिसमें 2 डोज के बाद एंटीबॉडी नहीं बनी तो फिर उनको एक तीसरी डोज की भी जरूरत होगी। तो जब 2 डोज लग जाए तो उसके तकरीबन 3-4 हफ्ते बाद ब्लड टेस्ट करा के देख लें कि आपके अंदर जो बचाव के लिए एंटीबॉडीज़ हैं उनकी मकदार इतनी है कि अब आप सेफ़ हो गए हैं। और फिर 6 से 8 महीने बाद दोबारा अपना टेस्ट करा के देख लें कि एंटीबॉडीज़ कितनी हैं। उसके बाद फिर तो मैं कहता हूँ 8 से 12 महीने बाद आपको यकीनन दोबारा वैक्सीनेट अपने आप को कराना चाहिए। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ ऐसे अफराद हैं जिनको मल्टीपल डिजीज़ हैं या जिनका जो है वो डायलिसिस हो रहा है या फिर उनको दीगर बीमारियां हैं, स्टेरॉइड्स वो लेते हैं, उनके लिए वैक्सीन के हवाले से डॉक्टर्स क्या कहते हैं? क्या उनको वैक्सीन लगवानी चाहिए, और लगवानी चाहिए तो क्या वो उनके लिए सेफ़ होगी? जी जनरली ये सेफ़ है और मुख्तलिफ बीमारियों के अंदर ये इसकी इजाज़त दी गई है। कार्डियक डिजीज़ हैं और दूसरी बीमारियां, सब में इजाज़त है इसकी। सिर्फ ख़ास कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिसमें बहुत सख्त एलर्जिक रिएक्शंस हो सकती हैं, इससे तो वो ख़ास किस्म के पेशेंट्स हैं जिनमें डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए उनको लगाने से पहले। लेकिन जनरली जो है ये सेफ़ है और इसमें कोई मसला नहीं है। दूसरी बीमारियों के साथ कॉम्प्लिकेशन नहीं होती बल्कि आपको बचाव ही होता है, क्योंकि वही बीमारियाँ जो हैं तो अगर खुदा न खास्ता कोविड हो जाए तो बीमारियों की वजह से आप जो है बहुत ज़्यादा फिर आपके ऊपर हमला हो सकता है कोविड का। तो इसलिए उनके लिए तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लगाएं। अगर आपके पास ये मुख्तलिफ कोई बीमारी है तो अपने आप को बचाव के लिए आपके लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप वैक्सीन लगवाइए। बिल्कुल, हमने तमाम तर गुफ्तगू वैक्सीन के वाले से इसीलिए की है ताकि आप अवेयर हों कि इससे बचने का वाहिद तरीका यही है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी जो सूरत हाल है हम देख रहे हैं, यौमिया 100 अमवात हो रही हैं एक दिन में, यानी कि 100 अमवात हो रही हैं पाकिस्तान में, जो कि वाकई तशवीशनाक है। अभी सूरत हाल मुस्बत केसेस की शरह के हिसाब से अगर देखें तो अगले 2-3 महीनों में आप कहाँ देखते हैं? और अभी जो हुकूमत इकदाम कर रही है, आपके नज़दीक क्या इकदाम ठीक हैं कि 8 से 16 मई तक बस लॉकडाउन हो, उसके बाद फिर मामूल के मुताबिक चीज़ें खुल जाएँ? बात यह है कि ये मामला अब लंबा चलेगा, ये बहुत जल्द सेटल होने वाला नहीं है जब तक कि दुनिया की बेशतर आबादी को वैक्सीन नहीं लग जाती और जब तक ये पूरी वबा दब नहीं जाती। तो ये वेव के बाद वेव आएगी, ख़ास तौर पे ऐसे ममालिक में जहाँ पे ज़्यादा फैला हुआ है। जैसे हिंदुस्तान में आप देखें तो वहाँ पे अब 3 नई म्यूटेशन डेवलप हो गई हैं और उनमें कुछ म्यूटेशन ऐसी हैं जिसकी वजह से वैक्सीन की जो इफेक्टिवनेस है वो भी कम है। इसी तरह ब्राज़ीलियन और साउथ अफ्रीकन जो वेरिएंट्स हैं उनके बारे में भी ये सवालिया निशान है कि वैक्सीन किस हद तक इफेक्टिव होंगी उन वैराइटीज़ के ऊपर। तो इस वक्त ये जो है ये सिलसिला लंबा चलेगा और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान काफ़ी बचा हुआ है। आपके यहाँ 100 अमवात हो रही हैं, बराबर मुल्क में 4000 वो कहते हैं, लेकिन एक्चुअली इससे 5 गुना ज़्यादा हो सकता है। 15-20 हज़ार अमवात रोज़ाना हो रही हों, तो बहुत ही सूरत हाल बिगड़ चुकी है। तो पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा हैंडल किया है, इसकी वजह से मामला जो है बहुत कंट्रोल में हैं। लेकिन ये SOPs को सख्ती से फॉलो करना, ख़ास तौर पे ईद पर आप बिल्कुल लोगों के करीब ना जाएं, ईद पर मिले नहीं लोगों से, और अगर नमाज के लिए भी जाएं तो दूर खड़े हों, साथ मिल के खड़े ना हों और SOPs को सख्ती से फॉलो करें। ये बहुत ज़रूरी है, वरना फिर खुदा न खास्ता ईद के बाद दोबारा ये तेज़ी से फैल सकता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं डॉक्टर अताउर रहमान साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आपने जो बिल्कुल दुरुस्त है, वबा को रोकने का एक ही ज़रिया है कि ख्याल रखा जाए। कराची में बताया गया है सिंध हुकूमत की वजह से कल से कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। शहर कायद में केसेस 5% से अब 14.23% हो गए हैं। हैदराबाद में ये शरह 18.1% से कम होकर 11.92 यानी कि 9.2% हो गई है। ये सूरत हाल है और अब लॉकडाउन को जो है वो कल से नाफिजुल अमल कर दिया जाएगा। मार्केट जो हैं वो 8 तारीख से लेकर 16 मई तक तमाम जो तजारती मराकज़ हैं वो बंद रखे जाएंगे। ताजिर हज़रात जो हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं, मेरे साथ मौजूद हैं शेख हबीब, चेयरमैन कराची सिंध ताजिर इत्तेहाद। शेख साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जो ज़ाहिर ये मौका है, ये रमज़ान का मौका है, ईद का मौका है, लोग ख़रीदारी ज़्यादा करते हैं, लेकिन वबा का फैलाव रोकना ज़रूरी है, इसलिए हुकूमत जो है वो लॉकडाउन करने जा रही है। क्या आप मंजूर करते हैं ये तमाम तर सूरत हाल, या फिर आप लोग मार्केट्स खोलेंगे? नहीं, देखिए सबसे पहले तो इसमें कोई नो डाउट कि कोरोना की सुरक्षा
सिचुएशन बड़ी संगीन है। लेकिन आप ये देखिए, किसी भी मुल्क के अंदर, दुनिया के किसी माशरे के अंदर कारोबार बंद नहीं किया जाता। अगर कोरोना की सिचुएशन खतरनाक है तो उसको एसओपी के तहत कारोबार को जारी और सारी रख देंगे, ना कि आप मुल्क की मईशत को तबाह कर दें। मतलब सारे काम हो रहे हैं, जलसे, जुलूस, सारी पाबंदी है, सारे मामला कर रहे हैं, लेकिन ताजिरों के साथ जो है जुल्म कर रहे हैं, जो कि 67% रेवेन्यू वफाक को देता है, 95% जो है सिंध गवर्नमेंट में अफसोस हो रहा है कि ताजिरों के साथ इतना जुल्म हो रहा है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। मैं इसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा करता हूँ, जनरल वाजिद साहब से, इससे सो मोटो नोटिस लेके इस नोटिफिकेशन को फौरी तौर पे कैंसिल करा जाए। 8 मई से 16 मई तक की छुट्टी है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। ये छोटा ताजिर जो रिटेलर है, इन्होंने माल परचेज किया हुआ है, अगर ये माल रुक गया, ये पिछले 1 साल से पहले करवा चुके हैं, ये मजीद बेकारी बन जाएंगे। तो कल आप लोग मार्केट्स खोलेंगे? बिल्कुल खोलेंगे इंशाअल्लाह। और हफ्ते को भी जाहिर है। देखिए, गरीब आदमी क्या करेगा, छोटा ताजिर क्या करेगा, शेडर वाला क्या फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान या सिंध गवर्नमेंट? लेकिन फौज की मदद तलब कर ली गई है, आप ये जानते हैं वफाकी काबीना ने इसकी मंजूरी दे दी है, ये हुकूमत अमल कराएगी फौज के जरिए। हाँ, 25 करोड़ आवाम के लिए वफाकी काबीना जो है बजट भी रख देती ना, ताजिरों को जो है एफडीआर टैक्स माफ कर दे, गैस के बिल खत्म कर दे, 3 महीने के बिजली के बिल माफ कर दे, 3 महीने के पानी के बिल माफ कर दे। हम गरीबों को तनख्वाहें कहाँ से देंगे? जो हमारे पास लोग मुलाजिम है, हम उन्हें ईद पे बोनस भी देते हैं, हम कहाँ से देंगे? उनके बच्चों की ईद कैसे होगी? तो फिर आप क्या करेंगे? आप लोग क्या करेंगे अगर आप कमरों में बैठ के ये ताजिरों के साथ जुल्म कर रहे हैं? शेख हबीब साहब, क्या ताजिर जो हैं वो जबरदस्ती दुकानें खोलेंगे? सर, जबरदस्ती की बात नहीं है, पेट के लिए खोलेंगे, अपने पेट के लिए खोलेंगे, अपनी भूख के लिए खोलेंगे। हमारे पास जो मुलाजिमीन है, सारी बातें, उन्हें तनख्वाह देनी है, उन्हें ईदी, उन्हें बोनस देना है, उनके। लेकिन हुकूमत ये कहती है कि वबा फैल रही है, जिंदा रहेंगे तो खुशियां मनाएंगे। कोई शक नहीं है बाबा, इसमें कोई शक नहीं है, पिछले 1 साल से है और मुसलसल ताजिर बिरादरी इनको सपोर्ट कर रही है। लेकिन आप ये देखें कि ईद के टाइम पे इस तरह करेंगे तो गरीब आदमी मर जाएगा। या तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ऐलान कर दे कि जी पिछले 1 साल का एफडीआर के तमाम टैक्सेस माफ हो जाएंगे, बिजली के 3 महीने के बिल माफ कर दिए, गैस के 3 महीने के बिल माफ कर देते। ऐसी कोई बात कह दे, ऐलान कर दे गवर्नमेंट में, तो फिर आप लोग मान लेंगे? कमाने में नहीं देंगे आप। सही है, यानी कि ताजिरों को रिलीफ दे हुकूमत, तो ताजिर उनका ये जो तमाम तर जो सूरत हाल है, ये जो फैसला है, इसको मान लेंगे, वरना हुकूमत का फैसला ताजिर मुस्तरद करते। मैं चाहूँगी साथ रहें, अजमल बलोच साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनकी भी गुफ्तगू सुन लेते हैं। शेख हबीब साहब रहें, मारूफ ताजिर रहनुमा हैं। अजमल बलोच साहब, आप लोगों का क्या फैसला है? जो सिंध के ताजिर हैं वो तो ये मुतालबा मुस्तरद करते हैं, फैसला मुस्तरद करते हैं, और वो कह रहे हैं कि हम कल भी मार्केट्स खोलेंगे, परसों भी खोलेंगे, हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। आप लोग क्या फैसला कर रहे हैं? आप लोग भी मार्केट्स खोलेंगे? जी बिल्कुल। जैसे मैं जो कि सदर आल पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान हूँ, कराची के ताजिरों से मेरी बात हर डिस्ट्रिक्ट में हुई है, हर सूबे में हुई है। दुकानदार इस वक्त इतनी मुश्किल में है, वो बंद करने के लिए तैयार ही नहीं है। हमें इतना प्रेशर है कि दुकानदार कहता है कि मैं जो ये सामान लाया हूँ मैं किधर कहूँगा, या तो आप ले लें या हुकूमत मुझसे ले ले, मुझे पैसे दे, मैं कैसे अदायगी करूँगा। ये बड़े प्रॉब्लम है इस वक्त। मैं तो हैरान हूँ, सरकार को ये क्या सूझी है, रश उस तरह का हो गया है। कोरोना से जो काबू पाना था वो तो कोरोना तो फैल गया जितना फैलना था, जितना रश हुआ है कल भी, परसों भी और आज भी है, तो जितना कोरोना फैलना था वो फैल चुका है। ये सोच अब खत्म हो जानी चाहिए कि जी हम छुट्टियां करके या अगले 10 दिन बंद करके कोरोना पे काबू पा ले। कोरोना तो हमने फैला दिया है। हम पहले दिन से कह रहे हैं कि अगर खुला टाइम दे दे, सऊदी अरब ने 24 घंटे कर दिया, आप कम से कम 20 घंटे कर दे, रात 12 बजे तक दुकानें खुली रहे, रश ना हो। कोरोना के एसओपी क्या कहती है कि हमने फासला रखना है, अगर हम टाइम ज्यादा दे देते तो फासला होता और कोरोना पे हम काबू पा लेते और भूख पे भी पा लेते। वज़ीर आज़म साहब कहते हैं हमने भूख पे भी काबू पाना है, लेकिन ये फैसला किया है वो मेरे ख्याल में सोच समझ के नहीं किया है। इस हुकूमत को जो फैसला कर लेते हैं वो वापस भी लेना पड़ता है। मुझे तो हैरानगी। और पाकिस्तान ताजे इत्तेहाद का क्या फैसला है?
जी जी, आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान, आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान का सदर होने के नाते हमने ये फैसला किया, कारोबार बंद नहीं करेंगे पूरे मुल्क में, हम खुला रखेंगे। हुकूमत हम पे डंडा चलाए, हम पे फोर्सेस का इस्तेमाल करे, हमें मारे, हम भूख से मर रहे हैं, हमारे अखराजात कौन, गवर्नमेंट आज क्या है कि हम देते हैं, हम किराया माफ करते हैं, हम बंद कर देते हैं 6 महीने के लिए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे जो फैसला साज हैं वो भी तो कहे ना कि हम अपनी तनख्वाह कम ले लेते हैं, हम आधी तनख्वाह ले लेते हैं। 4 लाख किसी सेनेटर ने या MNA ने या वजीर ने लेनी है, वो क्या मैं नहीं लेता, उसके वसाइल हमसे ज्यादा है, लेकिन वो पूरी तनख्वाह, पूरे मराद, पूरा सब कुछ ले रहा है। लेकिन एक ताजिर ही रह गया, ये वायद तबका है, इनडायरेक्ट भी और डायरेक्ट टैक्स दे रहा है, कोई इदारा मुनाफा बख्श नहीं, मुल्क जो है मुश्किल में, हम ही इसको चला रहे हैं, लेकिन ये हमें भी बर्बाद कर रहे हैं, साथ मुल्क को भी कर। अच्छा, अब ये है कि आप लोग ये कह रहे हैं कि हम तो दुकानें खोलेंगे चाहे हुकूमत कुछ भी कहे। अब हुकूमत जो है वो ये कहती है कि हम दुकानें सील कर देंगे अगर दुकानें खुली और खिलाफ वर्जी की गई फैसले की, तो फिर क्या होगा? हुकूमत 70 लाख दुकानें कैसे सील कर देती? कर ले, जबरदस्ती करना चाहती है तो कर ले, कोई भी जमहूरी हुकूमत जबरदस्ती पूरे मुल्क की दुकानें खुलेंगी हफ्ते वाले रोज, आप ये कह रहे हैं अजमल बलोच साहब? जी जी, पूरे मुल्क की दुकानें चांद रात तक खुलेंगी, हुकूमत जबरदस्त करा दे, सोटी चलाए, हम पे बंदूक चलाए, बंदूक भी चलाई है क्वेटा में हुकूमत ने। हुकूमत फिर अपना अंजाम भी देख ले कि अगर ताजरों पर, ताजिर ही इस मुल्क को चलाते हैं और हुकूमत अगर हम पे जबरदस्ती करना चाहती है तो करके देख ले, फिर हुकूमत को भी पता चल जाएगा कि ताजिर क्या है, फिर हुकूमत के खिलाफ भी हम तहरीक एक शुरू कर देंगे पूरे मुल्क में। अच्छा, ताजिरों की तहरीक शुरू हो जाएगी। शेख हबीब साहब, ये ताजिरों की तहरीक शुरू करने की बात कर दी अजमल बलोच साहब ने, ताजिरों की तहरीक शुरू हो जाएगी। आप लोग वो लाहौर के हवाले से, पंजाब के हवाले से बात कर रहे हैं, अपनी जगह बिल्कुल सही कर रहे हैं। हम सीधी बात कर रहे हैं, हम चीफ जस्टिस पाकिस्तान से इसीलिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि खुदारा ताजिरों पर रहम करवाए। ये वो रीढ़ की हड्डी है जो ताजिरों को, मतलब पाकिस्तान को चलाती है। मुझे बताए ताजिरों का नुकसान हो रहा है, ताजिर लोग हम पे एतमाद नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं आप हमारे को सौदे कर रहे हो। चले, आप ये कह रहे हैं कि कल पूरे कराची में हर जगह मार्केट्स खुलेंगी, कल भी खुलेंगी और परसों भी खुलेंगी, मार्केट्स बंद नहीं होंगी। तमाम ताजिर बिरादरी हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो सिंध की मार्केटें खोलने की बात कर रहे हैं, वो कराची की मार्केटें बात कर रहे हैं, चारों सूबों से यही आवाज आ रही है। अब वो हमें तो लीडरों को तो वो हमें गालियां लग रहे हैं। आप लैंग्वेज दुरुस्त यूज़ करें, आप दुरुस्त यूज़ करें शेख हबीब साहब। बात ये बिल्कुल, आपका गुस्सा जायज़ है, ज़ाहिर है आप इस वक्त गुस्से में भी हैं और ज़ाहिर है आप तकलीफ़ में भी हैं और ताजरों का दुख है। ज़ाहिर है ये सीज़न होता है मार्केट्स का, ख़रीदारी का, लेकिन अब ज़ाहिर है वबा फैल रही है। आप दोनों हज़रात का शुक्रिया, शेख हबीब साहब, अजमल बलोच साहब, दोनों हज़रात का शुक्रिया। ज़ाहिर है ताजरों में गुस्सा है, एक कैफियत है गुस्से की। उसकी वजह यह है कि ये पूरा सीज़न जो होता है, ये ख़रीदारी का सीज़न होता है, ईद का, रमज़ान का, उसके बाद शादियों का सीज़न, लेकिन अभी सब कुछ बदल चुका है। सूरत हाल ये है कि 1 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया हम कोरोना की वबा से निमट रहे हैं। जानों को बचाना है, अपने लोगों की सेहत को बचाना है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस तरह वज़ीर आज़म कहते हैं कि अपने मुआश को ही बचाना है, लोगों को भूखा मरने नहीं देना, तो कुछ बैलेंस सूरत हाल हुकूमत को भी सोचनी होगी, वरना ऐसा ना हो कि ये कॉन्फ्लिक्ट की तरफ चला जाए मामला। कल इस पर हम दोबारा बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।